हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे उनका जन्म हुआ था, कैसे डेथ हुई थी और उन्होंने क्या क्या काम किए थे। आजादी से पहले भारतीय समाज में अछूतवाद का जोर था। यानी क्या होता था अछूतवाद? मतलब बहुत ही ज्यादा लोग भेदभाव करते थे कि नीचे जाति के हैं, ये ऊपर जाति के हैं। देश की कई जातियों की को उपेक्षा दी जा तथा घृणा का शिकार होना पड़ता था। तो कुछ जातियां ऐसी थी, उनको ऐसा था, जैसे एससी वाले होते हैं तो उनको ऐसे दबा दिया जाता था। दलित वगैरह होगा कि तुम अलग रहो, तुम ये मत करो, काम नहीं मिलता था, तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता था। हालात वहां तक खराब थे कि भगवान भी सवर्णों के कब्जे में थे। ऐसी विकट स्थिति में महाराष्ट्र के मराठे भाषी दलित मेहरी परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू नामक स्थान पर हुआ। तो देखो 14 अप्रैल को उनका जन्म होता है। ये नामजी भीमाबाई सतपाल की 14वीं संतान थे। स्नेह से कभी उन्हें भीमा कहकर पुकारते थे तथा कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही भीमराव कहते। तो जब उनकी कॉलेज की पूरी पढ़ाई हो गई उसके बाद उनका नाम भीमराव पड़ा। राजू सतपाल अंग्रेज सरकार की सेना में नौकरी करते थे। 6 वर्ष की आयु में भीम की मां चल बसी। तो जब वो 6 साल के थे उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। तब रामजी की बहन मीराबाई ने परिवार की देखभाल शुरू की। तो मां के मरने के बाद किसने देखभाल करी? बहन ने। रामजी अनुशासित, सादा व धार्मिक जीवन बिताते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखे तथा सच्चरित्र बने। वे ज्योतिबा फूले के मित्र तथा प्रशंसक थे, जो दलितों में शिक्षा का प्रचार करने तथा ऊंची जातियों के हिंदुओं में उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में काम करते थे। तो क्या थे? वो बहुत ही पढ़े लिखे थे और ये चाहते थे कि उनके बच्चे भी क्या करें, ऐसे ही पढ़े। और जो वो दलित के क्या थे, उनके लिए भी शिक्षा उन्हें अनिवार्य कर दी थी कि ये दलित लोग हैं, ये भी पढ़े और इनको क्या मिले, समाज में समानता मिले, यानी सबके बराबर माना जाए। भीम को बचपन से अछूत होने की पीड़ा महसूस हुई। तो देखो जब वो छोटे थे तभी से उनको ये पीड़ा होने लगी कि लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं। स्कूल में उन्हें कक्षा में एक कोने में बिठाया जाता था। अध्यापक उनकी कॉपियों को हाथ तक नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि प्यास लगने पर वे पानी भी नहीं पी सकते थे। स्कूल में 2 अध्यापक अंबेडकर तथा पैडसे की ऐसे अध्यापक थे जो उनसे स्नेह रखते थे। तो सिर्फ 2 ही टीचर थे जो उनसे क्या करते थे, प्यार से बोलते थे, वरना लोग बाग उनको साइड में बिठा देते थे। कोई उनको प्यास लगी है तो पानी भी पीने नहीं देते थे और उनकी कॉपी वगैरह भी चेक नहीं करते थे। 4वीं कक्षा में उन्होंने संस्कृत पढ़ना चाहा, परंतु दलित को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, फलतः उन्हें फारसी पढ़नी पड़ी। तो वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे पर बोला गया कि दलितों को नहीं अलाउड है, इसलिए फिर उनको फारसी पढ़नी पड़ी। वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा सामान्य पुस्तकें भी पढ़ते थे। पैसे का अभाव होने के बावजूद उन्होंने अपना शौक बनाए रखा। 1907 ईस्वी में उन्होंने एल्फिस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसी अछूत बालक का इतनी शिक्षा लेना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, अतः महान जाति ने भीमराव का अभिनंदन किया। 17 साल की आयु में उनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। तो जब वो 17 साल के थे उनका विवाह हो जाता है किसके साथ? रमाबाई के साथ। आगे की पढ़ाई उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में की। यहाँ पे उन्हें अछूत होने का दर्द सहना पड़ा। वहाँ पे उनके साथ क्या होता था, भेदभाव होता था। यहाँ उन्हें बड़दौड़ा के महाराज सयाजी राम ने छात्रवृत्ति मिली, जिससे उन्होंने सन 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 फरवरी 1913 को भीमराव के पिता का निधन हो गया। तो अब उनके पिता भी मर जाते हैं। अब परिवार में भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ऐसे समय में फिर बड़दौड़ा के महाराज ने इन्हें सहारा दिया। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा। तो उन्हें ताकि वो और हायर स्टडीज कर सके उसके लिए उनको अमेरिका भेजा जाए। भीमराव जुलाई 1913 में अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की तथा उनके विषयों का अध्ययन किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध पत्र लिखा और सन 1915 में MA की डिग्री हासिल की। तो अब उन्होंने देखो BA करा, अब MA भी कर लिया था। यहीं पर उन्होंने एक शोध प्रबंधक लिया जिसका शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध को सन 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया तथा उन्हें डायरेक्टर की उपलब्धि मिल गई। तो उन्होंने एक
स्टार्ट करने की सोची थी और उसको क्या मिल गया, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने उसका जो वो था उसको एक्सेप्ट कर लिया और उनको क्या बना दिया, वहाँ का डायरेक्टर बना दिया गया। अमेरिका में भीमराव को पहली बार अपमानित ना होने तथा अछूत ना समझे जाने का सुखद अनुभव हुआ। तो यही ऐसी जगह थी जहाँ पर उनको अछूत यानी उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ और उनको थोड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। भीमराव को लगा कि महारों को अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त होने के लिए शिक्षित होना। तो बोलते हैं कि अगर इनको इस सब चीजों से बचना है तो ये दलित लोग हैं, नीचे जाति वाले लोग हैं, इनको क्या होना पड़ेगा, इनको शिक्षित करना पड़ेगा, तभी ये इस सब से छूट सकते हैं। वे भारत लौट आए तथा बदौरा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए। इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद उनके अधीनस्थ उनसे दूरी बनाए रखते थे तथा उन्हें उचित सम्मान न देते थे। नवंबर 1917 में वे मुंबई लौट आए। उस समय कोल्हापुर के महाराज साहू महाराज दलित वर्ग के कल्याण में रुचि ले रहे थे। उन्होंने दलित छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, आवास तथा भोजन की व्यवस्था की थी। तो उन्होंने क्या किया, जो दलित लोग थे उनके लिए सब फ्री में कर दिया और उनके लिए खाना वाना भी सब अच्छे से व्यवस्था की हुई थी। भीमराव ने साहू महाराज की सहायता से 31 जनवरी 1920 को लोकनायक नामक अखबार शुरू किया। इसका उद्देश्य हिंदू में जात पात को समाप्त करने तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। तो इन्होंने एक अखबार न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका काम यही था कि जो जात पात है इन सब का क्या हुए, इनमें भेदभाव ना किया जाए। भीमराव ने महार जाति की 18 उपजातियों के नेताओं को एक साथ भोजन करने पर राजी करने में कामयाबी पा। तो देखो अलग जाति जो नीचे क्या होती है, पहले जाति और फिर उनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो 18 उपजातियों को उन्होंने क्या करा, उनके जो नेता थे उनको बनाया और उनको बोला कि एक साथ आओ, बैठकर खाना खाने के लिए उन्होंने बनाया। वरना लोग होते कि नीचे जाति के लिए हम इनके साथ में खाएंगे, हम इनके हाथ का पानी भी पियेंगे, तो ये सब होता था। तो ऐसे क्या हो गया, उन्होंने उनको मनाया और वो उसमें कामयाब भी हो गए। इस बीच भीमराव लंदन गए तथा वहाँ के बैरिस्टर बनकर लौटे। तो वहां चले गए और वहां से क्या बनकर लौटे, बैरिस्टर। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृतकारिणी सभा की स्थापना की जिसका उद्देश्य था दलितों का उत्थान करना तथा उन्हें भारतीय समाज में राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से बराबरी का स्थान दिलाना। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक ही उद्देश्य था कि जो दलित हैं उनको भी देश में सम्मान मिले और उनका भी क्या करे, अच्छे से उनका साथ भी व्यवहार किया जाए। इस संस्था के कार्यों के कारण लोगों ने बाबा साहब कहने लगे। तो उनका नाम क्या पड़ गया, बाबा साहब। 1929 में सरकार ने उन्हें दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मनोनीत किया। तो अब लोगों ने क्या किया, एक लेजिस्लेटिव मेंबर के लिए उनको चुन लिया था। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाया जिसमें 10,000 से अधिक नेता, प्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में दलितों के आत्मोत्थान के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक स्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। तो सबको समझा रहे थे कि बोलचाल का तरीका, ये भेदभाव, ये सब हमें बंद करना पड़ेगा, तभी हमारे जो देश है उसका कुछ हो सकता है। हम आत्मोत्थान तभी कर पाएंगे जब हम अपनी सहायता खुद करेंगे और आत्मसम्मान तथा आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। इस सम्मेलन में महान स्थित मीठे पानी के तालाब चावदार ताले पर अपना अधिकार जताने का फैसला लिया गया। इस फैसले से क्रोधित होकर सड़कों ने उन पर हमला किया। तो देखो कुछ लोग होते हैं वो इस बात से सहमत नहीं थे और उनको गुस्सा हो गया और क्रोधित होकर उन्होंने क्या करा, इन पर अम्बेडकर जी पर हमला करवा दिया। बाबा साहब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा, मध्य निवेश, कर व्यवस्था, महिला व बाल कल्याण जैसे विषयों पर कड़ा रोक अपनाया। तो देखो जैसे क्या थे, जो महिलाओं से रिलेटेड थे, जो बच्चे थे, बाल यानी कि बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, यही उनका मेन मुद्दा होता था और इन्हीं पर उन्होंने ज्यादा काम किया। मुंबई सरकार ने दलित वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक दशा का अध्ययन करने तथा उनके उत्थान के उपाय सुझाने के लिए स्टार्ट समिति का गठन किया। तो कौन सी समिति स्टार्ट हुई, स्टार्ट समिति। इसके सदस्य के तौर पर अम्बेडकर ने कार्य किया। इस समिति के साथ किए विभिन्न जेलों के दौरों के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर को कई बार अपमान भी झेलना पड़ा। तो कई बार, अब इतना आसान तो नहीं था एकदम से लोगों की सोच बदलना, तो मैंने बहुत मेहनत करी, कई बार उनको हमला भी हो गया और उनको अपमानित भी किया जाता था भरी सभा में। समिति ने सर्व हिंदू व दलित छात्रों के लिए
साझे स्कूल खोलने, दलित छात्रों के लिए अधिक हॉस्टल खोलने तथा छात्रवृत्तियां बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति ने दलित वर्गों के व्यक्तियों को फौज तथा पुलिस में भर्ती करने की भी सिफारिश की। तो उन्होंने बोला था कि जो नौकरियां हैं इनमें दलितों को भी दिया जाए, ये भी क्या हुए, ये भी शामिल हुए और ये भी उन सबको काम कर सकें। साइमन कमीशन की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों के शिक्षकों व राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया। बाबा साहब दलितों के प्रतिनिधि के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 में शामिल हुए। तो देखो उनके रूप में कौन बन के गया, यानी उनका हेड बनकर गए कौन, अंबेडकर जी। वहां उन्होंने स्पष्ट कहा, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले अस्पृश्यता के कारण हम घृणित अवस्था में थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ किया है? सभी विकार खुले खाक की तरह मौजूद है और अंग्रेजी शासन के 150 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें दूर नहीं किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र भी तैयार किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक में भी उन्हें आमंत्रित किया गया। तो अब देखो क्या हो गया, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की थी उनकी जब बैठक हुई, वहां पर बातचीत हुई, तो उसके लिए अम्बेडकर जी को बुलाया गया। इस बार उन्हें संघ निर्माण समिति का सदस्य बनाया गया, जिससे भारत के भावी संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा। तब की बार क्या हुआ, उन्हें उसका मेंबर बना दिया गया और उन पर काम सौंपा गया। वहीं गांधी जी ने भी उनका गांधी जी से विरोध था। तो किसके थे, गांधी जी के भी खिलाफ थे। गांधी जी दलित को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे और उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं थे। अम्बेडकर दलित वर्गों को अलग मात्राधिकार दिलाने पर दृढ़ थे। तो गांधी जी वो भी जो गांधी जी का विचार था वो भी ऐसा ही था कि क्या करे, इनको दूर रहा जाए, और वो इस बात से सहमत नहीं थे। पर जो अम्बेडकर जी हैं वो तो इस पर बात पर टिके रहे और उनका मेन मोटिव यही था। भारत लौटने पर जिस समय दलित वर्गों के लिए अलग मताधिकार की घोषणा की गई, उस समय महात्मा गांधी पुणे के निकट यरवादा जेल में बंद थे। तो जब ये काम हुआ तो जब महात्मा गांधी जी जेल में बंद थे। इस निर्णय से आहत होकर गांधी जी ने आवरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर को देश भर में भारी विरोध सहना पड़ा। तो पूरे ही देश भर में क्या हुआ, उनके खिलाफ लोग खड़े हुए बहुत ज्यादा। अंततः यरवादा जेल में डॉक्टर अम्बेडकर व महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। तो क्या हुआ, उन दोनों में बातचीत हो जाती है वापस से इन सब झगड़े के बाद। इसके अनुसार दलितों के लिए अलग मताधिकार का प्रावधान समाप्त हो गया। बदले में दलितों को कई रियासतें दी गई। प्रांतीय है लेजिस्लेटिव असेंबलियों में 148 सीटें और केंद्रीय राज्यसभा में जो 18% सीटें उनके लिए आरक्षित की। यानी अब उनके लिए हो गया था फैसला, उनको हर जगह सीटें मिली, उनके लिए बहुत सारे वो हो गए। और यहाँ पर जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 148 सीट दलित लोगों के लिए फिक्स हो गई थी। और यहाँ पर भी जो केंद्रीय राज्य है वहां पर भी 18% लोग सीट रिजर्व हो गई थी नीचे जाति लोगों के लिए। इसे समझौते के बाद बहुत से सार्वजनिक कुएं व मंदिर दलितों के लिए खोल दी गए। तो इनके लिए अलग से मंदिर खोल दिए गए ताकि वो क्या कर सके, पूजा पाठ कर सके। सन 1935 के येवला नासिक में एक सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमेशा के लिए मामला सुलझाने के लिए कोई अंतिम फैसला किया जाए। तो बोलते कब तक ऐसा किया जाएगा, तो एक हमें फैसला लेना ही पड़ेगा जो आखिरी और अंतिम होगा। और उन्हें दलितों को हिंदू धर्म से नाता तोड़कर शांति व आत्मसम्मान के लिए दूसरे धर्म की शरण लेने की प्रेरणा दी। धर्म परिवर्तन की घोषणा से सारे देश में हलचल मच गई। तो बोलते हैं कि जो नीचे जाति के लोग हमारा बोलते हैं कि तुम हिंदू धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लो। तो धर्म बदलने की बात में पूरे ही देश में हलचल हो गई कि हम क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें। तो पूरी ही हड़बड़ी मच गई थी। सन 1936 में चुनावी हलचल हुई। अम्बेडकर ने भी अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। क्या बनाई, इंडिपेंडेंट, यानी हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। 17 फरवरी 1937 के चुनाव में उन्हें भारी बहुमत के से विजय हासिल हुई। देखो वहां पर वो जीत भी गई, कितने भारी वोटों से, यानी बहुत ही ज्यादा वोटों से। उन्होंने कोंकण क्षेत्र में भूमि बटाई की खेती तथा समाप्त करने, महार वेतन प्रथा समाप्त करने के लिए विधेयक रखा। इस बीच सन 1929 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। तो अब क्या हो चुका था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड इस टाइम पर छिड़ गया था। बाबा साहब ने दलितों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। उन्होंने मुंबई के गवर्नर से महार बटालियन बनाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उसके इस कदम की कड़ी आलोचना की गई। उन्हें जुलाई 1941
में रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया तथा जून 1942 में कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। सन 1945 में उन्हें पीपुल्स एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की तथा जून 1946 में इस संस्था ने अपना प्रथम शिक्षा संस्थान सिद्धार्थ कॉलेज खोला। तो देखो धीरे धीरे क्या हो गई, उनको अचीवमेंट्स मिलने लगी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा गठित की गई जिसमें अंबेडकर को भी स्थान मिला। 29 अप्रैल 1947 को संविधान सभा ने घोषणा की कि सब तरह की अस्पृश्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो बोलते हैं कि जो भी ये भेदभाव होता है ये सब मिटा दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो इस दिन क्या हुआ था, आजाद हुआ था। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, यानी उस दिन भारत आजाद हुआ। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। 6 माह तक अथक परिश्रम के बाद संविधान का प्रारूप देश के सामने रखा गया, परंतु इस कठिन कार्य में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तो देखो उनको क्या हुआ, उनको प्रस्थान तो मिल गया, उनका हेड भी बना दिया गया, पर क्या हो गया, इस समय में उनकी अब क्या रहने लगी, तबीयत खराब रहने लगी। 29 नवंबर 1947 को संविधान का अनुच्छेद 11 भारी समर्थन के साथ पारित हो गया जिसमें अस्पृश्यता की समाप्ति की घोषणा की गई थी। उन्होंने अक्टूबर 1948 में हिंदू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया। वे सभी हिंदुओं के लिए एक तरह का कानून बनाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ और इसे विकृत रूप में स्वीकार किया गया। तो क्या करते हैं, इसको सब लोगों ने फिर अपना लिया। इस सबसे निराश होकर उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय किया तथा 14 अक्टूबर 1956 को अपनी पत्नी तथा लगभग 3 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध बन गए। तो देखो क्या हुआ, जब वो हिंदू की बात कर रहे थे तो लोगों ने क्या करा, उनके साथ दिया और उन्होंने एक नया धर्म बना लिया। कौन सा, बौद्ध धर्म। तो वो अब उन्होंने भी चेंज कर लिया और जो उनकी वाइफ थी और जो उनके लोग चाहते थे उन्होंने भी क्या करा, उनके साथ वो धर्म अपना लिया। उन्होंने चौथे बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने दी अनटचेबल्स, दी बुद्ध एंड हिज गॉड्स, दी बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन नामक पुस्तकें लिखी। 5 दिसंबर 1956 को उनका देहावसान हो गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। तो पूरा जीवन उनका ऐसे ही निकल गया संघर्ष में कि ताकि उनको भी झेलना पड़ा। बहुत सारे क्या थे, भेदभाव। तो वो नहीं चाहते थे कि सब लोग इसको झेलें और उन्होंने पूरी कोशिश की और पूरा बदलाव लाने का प्रयत्न किया। तो पूरा जीवन उनका इसी संघर्ष में निकल गया। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसमें धर्म, जाति, मत व लिंग के आधार पर समानता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने को भी कोशिश की। उनके महान योगदान का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित किया। तो देखो उनको आखिरी अवार्ड भी मिल गया था भारत रत्न कि उन्होंने क्या करा, इतना बड़ा योगदान किया भारत सरकार को। क्या उन्होंने संविधान दिया, इतने रूल्स दिए और सबको क्या रखा, बराबर रखने की कोशिश की। तो इसी के साथ बच्चों एक पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा सब अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।